नमस्कार, मैं हूं देविंद्र सिंह। एमटीवी न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। नेपाल में जो 26 अगस्त को बाढ़ आई थी वो एक बार फिर खतरा बनी हुई है। जी हां, चीन ने नेपाल को सूचित किया है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास एक प्राकृतिक झील जिसमें तकरीबन 20 लाख घन मीटर पानी जमा है और ये नेपाल के भोटेकोशी त्रिशूली नदी कॉरिडोर में दूसरी विनाशकारी बाढ़ पैदा कर सकती है। देवघाट का जो इलाका जिसमें बाढ़ का कुल प्रवाह वॉल्यूम जिसे कहते हैं हम, आकलन तकरीबन 20 करोड़ घन मीटर बताया जा रहा है। इसमें एक बैरियर लेक के रूप में तकरीबन 20 लाख घन मीटर पानी जमा है, जो 26 अगस्त को जो आई बाढ़ थी उसके मुकाबले महज 25% यानी 26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी उसमें 100% 100 गुना पानी जो था वो ज़्यादा था और इसमें पीक फ्लो लगभग 12,000 से 15,000 घन मीटर प्रति सेकंड था। यानी एक सेकंड में मौत जो थी वो 12,000 से 15,000 घन मीटर यानी स्क्वायर और लेंथ दोनों में वो जा रही थी। ऐसे में देवघाट के पास जो 200 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 200 करोड़ घन मीटर का जो पानी था वो एक, अगर इंजन के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो पीक फ्लो था ये 12,000 से 15,000 मीटर क्यूबिक के हिसाब से प्रति सेकंड था। तो इस खतरनाक इस पानी की रफ्तार को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस खतरनाक तरीके से ये पानी जो आगे बढ़ रहा था। महज 40 मिनट में चीन के बॉर्डर से ये जो ऊंचाई वाला इलाका था वहाँ से ये पानी फ्लो होकर नेपाल में पहुँचा है और वहाँ तबाही का मंजर जो आप हम तस्वीरों में देख रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो हाइड्रोलॉजिकल डेफिनेशन में जब पानी भोटेकोशी नदी से निचले इलाकों में 26 अगस्त को जब आया तो वो रसवा से आगे त्रिशूली और नारायणी नदी तंत्र में नीचे के जो थाबाड़ जो इलाका है वहाँ पे सबसे पहले जो रसवा जिला और तिमुरे और रसवागढ़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। रसवागढ़ी जो नेपाल चीन सीमा पर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सैटेलाइट की तस्वीरें जो इस वक्त दिखा रही हैं रसवागढ़ी सीमा क्रॉसिंग के आसपास जो तकरीबन पूरा इलाका एक साफ हो गया है। जो पहले एक पर्यटक केंद्र के तौर पर था, कई आधुनिक जो प्लांट हैं हाइड्रो प्लांट वो जो भारत को बिजली सप्लाई करते हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन सब में बर्फ़ और मलबा जो है वो पूरे इलाके को ढक चुका है और कई 100 मीटर तक वो जो मलबा है वो दिखा है, मकान कई इसमें जा चुके हैं। तो ये इलाका जो था वो इस इलाके की इस वक्त जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये हुआ कैसे। ये अचानक ऊपर एक झील जो प्राकृतिक रूप से बनी थी उसमें वो पहले हिमखंड टूटा और उस हिमखंड टूटने के बाद उस प्राकृतिक झील ने अपना बैलेंस जो है बनाने का प्रयास किया और उसके बाद वो अचानक फूट पड़ी और वो निचले इलाके में बहती चली गई। लैंडस्लाइड, डैम आउटबर्स्ट हो गया, फ्लड जैसी स्थितियां आ गई, जिसमें जो स्थितियां बनी उसमें 470 लोगों के आसपास जो लोग हैं वो अब तक लाशें मिल चुकी हैं। 1500 लोग अब भी लापता हैं। यानी संख्या और ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जो विजुअल हमने देखे हैं उन विजुअल्स में हज़ारों तो नहीं, कहीं तो सैकड़ों आदमी जो भागते हुए नज़र आ रहे थे और उसके बाद कई मीटर तक वो मलबा जो था वो ज़मीन दोज करता हुआ आगे निकल गया। भारत की अगर बात करें तो भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 288 यानी 288 भारतीय नागरिक जो हैं वो नेपाल में इस बचाए गए हैं और नेपाल के संपर्क में हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी गायब हैं। उनके बारे में भी सूचनाएं जो हैं वो भारत सरकार और नेपाल सरकार जो है वो लगातार मिला रही है। भारत में के आसपास इस सीमा बॉर्डर पर यानी नेपाल और चीन सीमा बॉर्डर पर जो तकरीबन कई पावर प्लांट लगे, हाइड्रो प्लांट लगे हैं, जिसमें 963 मेगावाट का जो बिजली का प्लांट है देवगढ़ी हाइड्रो प्लांट वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जी हाँ, इस प्लांट के ज़रिए तकरीबन 800 मेगावाट बिजली जो है वो भारत को सप्लाई होती है और इससे इस प्लांट के ठप होने से 400 मेगावाट बिजली जो है वो इस वक्त भारत को नहीं मिल पाएगी। यानी एक तरफ भारत को अपने पर्यटकों की चिंता है, नेपाल को मदद करने की एक जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उस जो झील जो चेतावनी दी गई उससे निपटने की चुनौती और अपने लोगों को ढूंढने का एक तरह से तंत्र जो है वो भी नेपाल को मदद करने में भारत विकसित कर ही रहा है। तो रसुआ ज़िले की जो आबादी अगर उसको देख लेते हैं कि आप आकलन लगा सकेंगे
2021 में जो जनगणना हुई थी नेपाल में, उसमें उस कस्बे की आबादी जो तकरीबन 47,000 के आसपास थी, 46,679 के आसपास। इसमें सबसे ज़्यादा जो फुटफॉल होता है वो स्थानीय लोगों का है, व्यापारियों का है, जो यहाँ व्यापार करने आते हैं। पर्यटक यहाँ पे काफ़ी संख्या में आते हैं, और ट्रैकर और तीर्थयात्री जो हैं, जो नेपाल में, चीन में जो तीर्थयात्री हैं वो भारत से ज़्यादातर जाते हैं, और हाइड्रो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके कर्मचारी। तो तकरीबन ये मान के चलते हैं कि 2,63,000 के आसपास की नवाकोट की जो आबादी थी वो उसमें 26 अगस्त के आसपास वो उस वक्त रही होगी। और पीक, ये जो अगस्त का पीरियड होता है, ये पीक वहाँ पे पर्यटन के तौर पर भी होता है। त्रिशूली और बिनात्री जो क्षेत्र है वो भी तबाह हुआ है, और बाढ़ में और मलबे में ये जो निचले स्तर का जो इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पे ये तबाह हुआ है। 26 अगस्त को जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी रफ्तार जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को पहाड़ी पर चढ़ने का वक्त तक नहीं मिला। ऐसे में जो लोग उस मलबे के शिकार होते चले गए वो ज़मींदोज़ होते चले गए, संसाधन ज़मींदोज़ हो गए, मकान, बिल्डिंगें, पेड़ पौधे, पुल, सब के सब तबाह हो गए। 36 किलोमीटर का जो इलाका है वो 40 मिनट में पूरे के पूरे बाढ़ की वजह से मैदान बन गया या मलबे का ढेर बन गया। अगर ऐसा ही बैरियर दोबारा टूटता है तो तैमूरी और रसवागढ़ी के आसपास एक बार फिर भोटकेशी और स्वाफलू बेसी में एक बड़ा बाढ़ जैसा जो है, फ्लड, वो वैसी स्थिति आ सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उपाय जो हैं वो शुरू हो चुके होंगे, लेकिन क्योंकि नेपाल और भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त उन लापता लोगों को ढूंढने की है जो मलबे में फंसे हुए हैं। अभी भी एक बच्चे के बाहर निकाले जाने की रेस्क्यू ऑपरेशन जो थे, उसके समाचार जो आए हैं वो एक सुखद घटना है, लेकिन ऐसे खुश नसीब जो लोग हैं वो बहुत कम होंगे, और उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर अगर वो फंसे हुए भी होंगे और ज़िंदा होंगे तो अपने आप को किस तरह से बचा के रखेंगे। तो ये बेहद त्रासदी जो था, इससे पहले हम उत्तरकाशी में त्रासदी भारत झेल चुका है। ऐसे में वो अनुभव जो उस वक्त एजेंसीज़ ने किया वो नेपाल और भारत दोनों के लोगों को ढूंढने के लिए काम आ सकता है। भारत सरकार उसमें मदद भी कर रही है, खाद्य पदार्थ और राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। दुनिया से भी जो अलग अलग देश हैं उनसे भी राहत और सामग्री जो है वो आ रही है, मदद भी आ रही है। बड़ी चुनौती है, प्रकृति से अक्सर समझौता नहीं किया जाता, उसके साथ चला जाता है, उसको चुनौती नहीं दी जाती। ये कहीं ना कहीं इस बात की सबूत है कि हम इंसान अपने प्राकृतिक संसाधनों का जिससे अंधाधुंध दुरुपयोग कर रहा है, दोहन कर रहा है, और अचानक प्रकृति एक करवट लेती है और सबको सब तबाह कर देती है। तो नज़र रहेगी हमारी इस खबर पर और इससे जुड़े हुए अपडेट्स पर। आप देखते रहिए MTV न्यूज़ राजस्थान। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज़, देश की अपनी आवाज़।